वेलकम है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 25 की। पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे अपना यूनिट नंबर 25 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको आवाज़ आ रही है? जी चलिए, वेलकम है आपका। यूनिट नंबर 25 हम कंप्लीट करते हैं आज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डिसीजंस टर्म लोन्स की। ये यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेशन है। इंटरेक्टिव लाइव बैचेस हमारे चलते हैं। जेआईबी रिकॉर्डेड लेसन इसके आपको मिल जाते हैं अगर आपकी लाइव क्लास मिस होती है तो। एमसीक्यू और कैप्सूल क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं आपको। राइट। आपको कैप्सूल क्लासेस और एमसीक्यू के लिंक मिल रहे हैं। और साथ ही में आपको रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं एग्ज़ाम से ठीक पहले, जो कि आपके एग्ज़ाम्स को और अच्छा करने में हेल्प करेंगी। मैराथन क्लासेस मिल रही हैं। एमसीक्यू क्लासेस मिल रही हैं। ये पूरा कोर्स जो है, पुराने जो प्राइस से 4,999 और 3,999 के, उन सबको हटा दिया गया है। जो प्रेजेंटली प्राइस चल रहा है इसका 1,999 के साथ चल रहा है, जो कि आपके जून तक की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेंगे। इसमें मल्टीपल वैलिडिटी आपके पास अवेलेबल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं यूट्यूब पर, जीआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स की। कॉन्सेप्ट क्लासेस, क्वेश्चन बी क्लासेस, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस, केस स्टडी एंड क्वेश्चन क्लासेस चलती हैं, जो कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि कैपिटल इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट, फर्म्स हैज टू कंपेयर यील्ड, कितना वो कमा रही है अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लो से। डिस्काउंटिंग हमारी यूज होती है उसके अंदर। जो पैसा हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आने वाले समय में हमें कितना मिलेगा। दो तरीके के आपके मेथड यूज होने वाले हैं इसमें। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, जिनको बोला जाएगा एनपीवी और आईआरआर। ठीक है। टू अजम्पशंस फॉर अबव टेक्निक्स: amount of money accrue in future from an investment known with certainty और there is no inflation। ये हमें assume करके चलना है दोनों मेथड जब भी हम यूज करेंगे अपनी आने वाली कैश इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, कि हमें अगर 1,000 रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं और हमें वो एक साल के बाद कितना दे रहा है, 1,200 दे रहा है या 800 दे रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है या 200 रुपए का लॉस दे रहा है, आज की डेट में क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू होने वाली है, उसको हम यील्ड कहते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमने देखा था कि 2,000 रुपये जब हम प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से हमने जितने भी हमारे इनफ्लोज हैं, ये सारे हमारे इनफ्लोज हैं जो हमारे आने वाले समय में मिलने वाले हैं, उनके डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने निकाले थे और मल्टीप्लाई कर कर उनकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी सबकी। 350 रुपये हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी 318 रुपये मानी जा रही है। 500 रुपये जो मिलेंगे आपको, उसकी 413। इस हिसाब से सारी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, जो भी पैसा हमें मिलने वाला है। उसका जब टोटल करके देखा तो 564 आया। अब 564 आप कहेंगे कि 318 413, तो यही ये 564 कैसे आ रहा है? 2,000 आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी उसे लेस कर दिया, आपका टोटल 2,564 आ रहा था, 0.02। ठीक है। इसमें से 2,000 आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो तो पैसा आप ही के पास था ना, तो 564 आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बच रहा है। इस तरीके से हम अपना सम ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की लाइफ में कितना प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल रहा है, उसका टोटेलिटी में हम निकालते जो भी अमाउंट है उसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा प्रोजेक्ट बी, जिसमें आपने 1,500 रुपये लगाए थे। उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं आप 10% के हिसाब से। उसमें भी आपको क्या मिल रहा है? प्लस में आंसर मिल रहा है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी प्लस में आ रही है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू से रिलेटेड, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आए या प्लस में आए,
डिपेंड करता है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू की लाइफ पे और उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर पे कि किस तरीके से आपको वैल्यू मिलने वाली है। इन दोनों मेथड में आपको प्लस में वैल्यूज मिल रही हैं। On comparing the NPV of the project A and B, the net present value of the both the projects are positive, right? The NPV of project A is more than the project B. सेकंड पॉइंट आप ये लेके चलेंगे, पॉजिटिव तो आ रहा है लेकिन प्रोजेक्ट ए में ज्यादा मिल रहा है, hence firm should go ahead with project A. If these projects were independent, then both would be accepted. अगर दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, एक आपने बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग, एक आपका क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग, दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही क्लोथ से रिलेटेड हैं तो आप प्रोजेक्ट ए के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो आपको ज़्यादा एनपीवी दे रहा है, प्लस में एनपीवी ए का ग्रेटर है एनपीवी बी से, तो ए को सेलेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड पे आते हैं सेकंड पे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। मेन चीज है, जो भी एनपीवी को आप जीरो कर देगा वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। एमसीक्यू पॉइंट से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इफ आरआर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने क्या पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट और WACC, जब भी आप ये निकाल रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन, क्योंकि आपको प्रॉफिट होने वाला है। द प्रोजेक्ट इज अर्निंग अ सरप्लस ओवर एंड above द कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड द शेयर होल्डर वेल्थ विल बी इंक्रीज्ड। अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो भी एक्सपेक्टेड है वो ज़्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो एक्सपेक्टेड होती है कि कितना आप पैसा लगाएंगे और कितना मिलेगा, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आप वो प्रोजेक्ट जो है ले लेंगे। अगर इसका अपोजिट होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है, द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अंडरटेकन एज दिस विल हैव द रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। जब आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, डिविडेंड भी नहीं दे पाएंगे, कम दे पाएंगे। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, द इन्वेस्टमेंट दैट हैज द हाइएस्ट IRR, provided that IRR is greater than cost of capital, right? Internal rate of return is financial metric used to measure an investment potential profitability or historical performance by determining the annualized rate of return that makes the net present value to zero. ठीक है, हायर इंडिकेट डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट, ये आपका फॉर्मूला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। नेट प्रेजेंट वैल्यू, CT को आप क्या कह रहे हैं, नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द पीरियड T, राइट। ये आपका इनफ्लोज है, ये आपका टाइम है, ये आपका डिस्काउंटिंग रेट आता था यहाँ पर, जिसके बदले हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिख रहे हैं कि कितना रेट हमें मिलने वाला है। टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे आपने 2000 या 1500 की करी थी, उसको हम लेस कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी माइनस हो रही है, पहले ईयर का कैश फ्लो, सेकंड ईयर का फ्लो एंड सो ऑन लास्ट ईयर के फ्लो तक, ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई। जीरो से आप क्या समझ रहे हैं, द गोल इज टू फाइंड द रेट वेयर द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। मेन चीज आपकी IRR में क्या है, उस जगह पर आपको पहुंचना है। मेन गोल वो है कि जहां पर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ रही है उसको कैलकुलेट करना है। CF, इनिशियल आउटलेट, टिपिकल अ नेगेटिव नंबर एज इट इज कैश आउटगोइंग, राइट। जितना भी आपका आउटगोइंग है वो आपका आ रहा है। CFT, कैश फ्लो एट टाइम, कितना टाइम लग रहा है आपका, जितना भी कैश फ्लो आपका पहले साल में आ रहा है, दूसरे साल में, तीसरे साल में, वो आपका कैश फ्लो एट टाइम है। T से टाइम पीरियड, जितने भी साल का आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, कितने साल में आप कवर कर रहे हैं ऐसी ऐसा रेट जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू के जीरो हो रहा है इक्वल। IRR यूज कहाँ पे होता है आपका, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस,
Companies use IRR to decide whether to proceed with the project, such as building a new factory by comparing to the IRR to their required rate of return. प्रोजेक्ट रैंकिंग, कौन सा प्रोजेक्ट नंबर वन पे है, लास्ट पे है, वो आप आईआरआर से डिसाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं यूज करते हैं आईआरआर को कंपेयर करने के लिए मल्टीपल पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स टू डिटरमाइन विच ऑफर्स देम द बेस्ट रिटर्न, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे उसमें। रियल एस्टेट, investors used to evaluate whether to renovate a property or keep as it is। रियल एस्टेट में किस तरीके से सोचेंगे जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे कि या तो हम इसे रेनोवेट कराएं या फिर हम इसे ऐसा के ऐसा ही रखें, वो आईआरआर आपको बताएगा। कैपिटल एलोकेशन, कंपनीज यूज इट टू डिसाइड बिटवीन बाइंग बैक ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग इन अ न्यू वेंचर्स, कि अपने शेयर्स जो हमने इशू कर रखे हैं उनको बाय बैक कर लो और नए वेंचर्स में लगा दो, क्योंकि वो हमें प्रॉफिट ज़्यादा देंगे। आईआरआर के सिनोनियम्स क्या यूज हो सकते हैं एमसीक्यू में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये नाम लिखा हुआ होगा तो आपको आईआरआर ट्रीट करना है। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं इसको, डीसीएफ आरओआर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हो सकती है। यील्ड रेट बोल सकते हैं, क्योंकि वाईटीएम में यील्ड का मतलब यही होता है कि आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलने वाला है। एनुअलाइज्ड रिटर्न बोल सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। आईआरआर एक्सीड होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिटेबल होती है। ये पूरा स्लाइड जो है इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट्स ध्यान से देखिएगा। अगर हम आईआरआर वर्सेस आरओआई करते हैं, आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, हाउ मच यू अर्न इन टोटल व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। और आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, टेल्स हाउ फास्ट, कितनी जल्दी आपका वो पैसा रिकवर हो रहा है जो आपने लगाया हुआ है, यू अर्नड इट। कितनी भी इन्वेस्टमेंट, जब 10 लाख रुपए आपने लगाई है, वो 10 लाख रुपए आपके 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कितनी जल्दी आपके पास रिकवर होकर वापस आ रहे हैं, उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। वहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो गई, उसके बाद जो जो आपके पास इनफ्लो आएगा वो सारा आपका प्रॉफिट माना जाएगा। समझते हैं इसको हम एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या, कैश फ्लो आपका 1500 है। ठीक है, आपके ये इनफ्लोज हैं 200, 260, 450। डिस्काउंटिंग फैक्टर हम मान लेते हैं यहाँ पर 15% है अगर, तो 15% के हिसाब से 869, जिसको हम राउंड ऑफ करके 870 ले रहे हैं, 1/1 प्लस 0.5। ठीक है, इसको ले लिया हमने, हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से सेकंड, जैसे हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू में निकाला था, अब 870 को निकाल लेंगे हम यहाँ पर। किस तरीके से निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम सबकी निकालते चलेंगे जैसा हमने लास्ट में निकाला था। .870 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5, आपका 756 आ गया। फिर 0.756 डिवाइडेड बाय 1.15 कीजिए, आपका 658 आ गया। 0.658 डिवाइडेड बाय 1.15 कीजिए, आप 572 आ गया। ठीक है, जी। इसी तरीके से आगे के वैल्यूज, हमारा वैल्यू दे रहे हैं हमें प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.8757। ठीक है,
इस तरीके से हमने 15% के डिस्काउंटिंग फैक्टर पे अपने सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है टोटल। ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रोजेक्ट ए, जिसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने 15 लिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें भी अगर आप निकाल के देखेंगे, प्रोजेक्ट ए को ही अगर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 20 से कर दें, प्रोजेक्ट ए ही है आपका, 20% आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया, तो 1/20 लेकर चलेंगे तो आपका 833 आ रहा है। उसके बाद 833 डिवाइडेड बाय 1.15 कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू आ रही है 694। इसी तरीके से सबको करते चलेंगे। आपको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू 295, 347। प्रेजेंट वैल्यू देखिए क्या आ गई, माइनस में। ठीक है, नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू आ रही है आपकी 20% पे। 20% पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। और 15% पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव। प्रोजेक्ट ए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट को 2000 रुपये में 15% पे करा था हमने, तो ये वैल्यूज निकालने के बाद प्लस आया था, राइट। और इसी प्रोजेक्ट को 15% पे प्लस आ रहा था, यानी 15% पे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक तो 2000 की आउटफ्लो जो हो रही है हमारी, और एक 1500 की आउटफ्लो जो हो रही है, उस पे हमारे प्लस के आंसर आ रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट है आपका बी। ठीक है, बी पे जब हमने देखा, 20% के हिसाब से नेगेटिव आया। ठीक है, और ये आपका 1500 के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट हैं आपके पास, एक बार आपने 15% पे देखना है, एक बार आपने 20% पे देखना है। या तो आप इस तरीके से देख लीजिए, पहले प्रोजेक्ट में आपने 15% के डिस्काउंटिंग फैक्टर पे देखा, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 191 आ गई। इसी प्रोजेक्ट को जब आपने 1500 की इंस्टॉलमेंट से 15% के हिसाब से देखा, तो वो भी आपके पास प्लस में आ रहा है। ठीक है, अब यही दो एग्जांपल आपने 20% के डिस्काउंटिंग फैक्टर पे रख दिए, इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट बी लिख दिया है मैंने आपके समझ के लिए। तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई 20% पे, और यही सेम आपने 20% पे रखा सेकंड ऑप्शन, जिसमें आप 1500 रुपये लगा रहे हैं, तो आपके पास माइनस में आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज समझ गए। आपके पास 2000 या 1500 दो बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं। दो प्रोजेक्ट में लगाकर आप देख रहे हैं 15% पे मुझे कितना मिल रहा है, 20% पे मुझे कितना मिल रहा है। जब मैंने 15% पे देखा, तो मुझे 2000 पे तो प्लस में मिल रहा है, 1500 पे भी प्लस में मिल रहा है 15% के हिसाब से। 20% के हिसाब से मेरे को 2000 में माइनस में मिल रही है, और 1500 में भी माइनस में मिल रही है प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको जब हम कंपेयर करके देखेंगे, इन्हीं के बीच में हमें क्या निकालना होता है, देखिए 2000 और 1500 जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई, आपको प्लस मिला 15% पे। ठीक है, और माइनस मिला 20% पे, यही मिल रहा है। तो इन्हीं दोनों के बीच में, 15 और 16 के बीच में ही कहीं पर आपके पास IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, लाई करता है, जो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक बार आपने 15-20 लगा दिया, एक बार आप इस 20 को कम करते जाएंगे। 15 पे तो आपको प्लस मिल रहा है, 20 के बाद आप 19 पे निकाल के देखेंगे दोनों को, 2000 की इन्वेस्टमेंट पे भी, 1500 पे भी। 18 पे निकाल के देखेंगे, 2000 को भी और 1500 को भी।
ठीक है, 17 पे निकाल के देखेंगे, 16 पे निकाल के देखेंगे। तो जब आप ये डिफरेंट तरीके से हर प्रोजेक्ट में निकाल कर दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से 19 18 17 सबको निकाल कर, आपको लग रहा है कि 15 पे अगर प्लस में कितना पैसा आ रहा है आपके पास, 15 में आपके पास 191 आ रहा है, और 20 पे इसी प्रोजेक्ट में आपके पास 107 आ रहा है, तो +191 -171, इसके बीच में ही तो ऐसी जगह आएगी जहां पर जीरो होगा एनपीवी, राइट? तो वो कितनी परसेंटेज होगी? तो ये आप ले सकते हैं कितना, ये 191 आपका कितने पे था, 15% पे, ये था आपका 20% पे। तो 15 191 है, 16 लगाएंगे तो 195 के आसपास, दो दो तीन तीन अगर ऐड करते जाएंगे तो हम यहाँ पे 16 निकाल लेते हैं, जहां तक माइनस नहीं आता हमारे पास। तो जब हमने ये करके देखा तो हमें पता चला कि 16.8% ऐसी चीज है जहां पर एनपीवी आपका जीरो आ रहा है। ठीक है, 15% पे जब आपने लगाया था तो 2,000 रुपया और 1,500 रुपया आपको प्लस में आंसर देके जा रहा था। ठीक है, दोनों के दोनों 15% है। रिपीटिंग दिस एक्सरसाइज विद 20%, एनपीवी आपका क्या आया, नेगेटिव आया। फिर इनके बीच में जब हमने परसेंटेज निकाली तो 16.8 आई, सिंस प्रोजेक्ट ए हैज अ हायर रेट, ये 16.8 किसकी आई, प्रोजेक्ट बी की। प्रोजेक्ट ए की 18.1% पे हमें पता चल गया कि एनपीवी जो है जीरो है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ए का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हायर है, ग्रेटर देन फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 10%, जो कि डिस्काउंटिंग फैक्टर भी हमारा कम ही था। द इंटरनल रेट डिसीजन रूल सजेस्ट दैट द फर्म शुड गो अहेड विद प्रोजेक्ट ए। इस तरीके से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आप प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हैं। क्लियर है दोनों मेथड से? यूट्यूब के व्यूअर्स प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एनपीवी और आईआरआर दोनों के दोनों। ठीक है, फिर आता है आपका नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो था हमारा एनपीवी और आईआरआर, ये दोनों हमारे थे डिस्काउंटेड, क्योंकि इसमें हम डिस्काउंट लेके चल रहे थे। ठीक है, डिस्काउंटेड फैक्टर निकाल रहे थे। अब अगर हम नॉन डिस्काउंटेड की बात करें तो वो किस तरीके से काम करता है, पे बैक पीरियड मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पे बैक पीरियड मेथड हमारा कहता है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हैं वो आपको कितनी जल्दी मिल रही है वापस। ठीक है, दो प्रोजेक्ट लेते हैं हम, ए और बी। ए में आपको 7500 पहले साल मिल गए, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 15,000, चौथे साल 7500। तो यहां तक आने के बाद आपके फुल पेमेंट जो है रिकवर हो गई है, कितने साल में, 4 साल में। ठीक है, और एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको फिक्स्ड इनफ्लोज मिल रहे हैं, 10 20 30 40 50, 5 इयर्स में आपके 50,000 जो हैं कवर कर। कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे आप, जिसमें जल्दी मिल जाएगा? ठीक है, जिसमें जल्दी मिल जाएगा उसी को तो सेलेक्ट करेंगे, उसे बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। 4 साल में आपका पैसा वापस आ रहा है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहता है हमें, द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और सिंपल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। एमसीक्यू आ सकता है, याद रखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है इन्वेस्टमेंट की बाय यूजिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितना भी आपको प्रॉफिट दिया होगा उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 साल का हो 3 साल का हो, उसे एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं। The accounting income is arrived after providing for depreciation, whereas in other method, एनपीवी और आईआरआर, हम कैश फ्लो लेते हैं
अपने प्रोजेक्ट को कंसिडर करके। द प्रोजेक्ट हैविंग हायर ARR विल बी रैंक्ड हायर देन द प्रोजेक्ट हैविंग लोअर ARR। किस तरीके से निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 52, 56, सॉरी 52, 56, 59 और 57, इसका एवरेज निकालेंगे हम 4 से डिवाइड करके। जब हमने इस टोटल पैसे को फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ को, इस अमाउंट को डिवाइड करा, तो हमारे पास 56,000 आ गया, जो कि हमारा एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट है। 16 लाख की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए होते, वहां पे एवरेज हम 2 मान लेते हैं। 2 से डिवाइड करा, 8 लाख आ गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से 56,000 डिवाइड बाय 8 लाख, आपका 7% जो है ARR आ गया। इस तरीके से हम ARR का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यूट्यूब के व्यूअर्स प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ये कोर्स आपको 1,999 रुपये में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन है। ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है आपका टर्म लोन्स। टर्म लोन्स क्या होते हैं, ये आपने कमल सर की क्लास में, कमल सर की क्लास है टर्म लोन्स, उसमें सीख लिया होगा। जॉइंट सेशन आपका हुआ था टर्म लोन्स का, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है और भी अच्छी तरीके से आपको डिटेल दी हुई है। तो आप वो सेशन देख सकते हैं। टर्म्स लोन्स के लिए हमारा NPV IRR, डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड दोनों पूरे हो चुके हैं। यूनिट नंबर 25 आपकी कंप्लीटेड है। किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इंटरेक्टिव लाइव बैचेस जो होते हैं हमारे चलते हैं, जिसमें आपको यही क्लासेस लाइव में मिल रही हैं, रिकॉर्डेड मिल रही हैं। MCQ और कैप्सूल क्लासेस टूर सर के आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टूर सर पिछले 30 सालों से 10 लाख से ऊपर बैंकर्स को बेनिफिट पहुंचा चुके हैं, जिसमें JIB, CIB और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास क्लासेस होती हैं। रिवीजन क्लासेस आपको मिल रहे हैं, मैराथन क्लासेस मिल रही हैं, MCQ क्लासेस मिल रही हैं JIB के बैच में आपको। ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है 1,999 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में डिटेल मेंशन है। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट और इक्विटी से रिलेटेड होता है, जिसमें हम जितना भी पैसा हमारे पास आता है, यूनिट नंबर 25 में बताया हुआ है किस तरीके से हम अपने डिसीजन लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। डिस्काउंटेड मेथड, नॉन डिस्काउंटेड मेथड के हिसाब से। डिस्काउंटेड मेथड आपको बता रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR किस तरीके से आपको यूज करना है। अजम्पशन आपके दोनों हमने देख लिए। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट से 2 प्रोजेक्ट हैं, आपको प्लस में नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहे हैं, प्लस में दे रहे हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर IRR की बात करें तो IRR ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आप, जहां पर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाती है, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होती है, उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होता है, वो इंटरनल रेट हमें कैलकुलेट करना होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा हुआ तो दैट इज प्रॉफिटेबल टू बिजनेस। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट बड़ा होता है तो वो हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है IRR का, जिसमें हर एक कैश फ्लो जो आपके पास आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा रही है और सारी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर लिया जा रहा है टोटलिटी में, जिसके बाद हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर पहुंचते हैं। की यूसेज हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आ रहा है, प्रोजेक्ट रैंकिंग में काम आ रहा है, रियल एस्टेट में काम आ रहा है, कैपिटल एलोकेशन में काम आ रहा है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमने अपने शेयर वापस खरीदे और न्यू वेंचर्स में लगा दिया, एक्सपेंशन कर लिया। IRR के अलग अलग सिनोनियम्स क्या होते हैं, राइट। डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड रेट क्या होता है, एनुअलाइज रिटर्न लिखा होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिखा होगा।
दोनों का डिफरेंस क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना कमा लिया है टोटल में आपने, और आईआरआर कितनी जल्दी आप उसको कमा रहे हैं। ठीक है। कंपैरिजन करके देखा हमने दोनों का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम किस तरीके से निकाल रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है 15% पे हमें प्लस में नेट प्रेजेंट वैल्यू देके जा रही है 191 और 87, और 20% अगर उसका डिस्काउंटेड कर दिया हमने फैक्टर को तो 107 माइनस में, और 141 हमारा माइनस में, दोनों में माइनस में आ रहा है। तो इन दोनों परसेंटेज के बीच में हमें एक ऐसी परसेंटेज ढूंढनी है जहाँ पर हमारा आईआरआर जो हो एनपीवी को जीरो कर रहा हो। वो हमें पता चलेगा कैसे, जब हम अलग अलग परसेंटेज पे कंपेयर करके देखेंगे। जब हमने कंपेयर करा तो 18.1 और 16.8 आपके फिफ्थ पॉइंट में दोनों प्रोजेक्ट की वैल्यू निकल के आई। 18.1 आईआरआर इंक्रीज्ड है, ज़्यादा है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। नॉन डिस्काउंटिंग हमने पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग एआरआर पढ़ा। पे बैक में हमें कितने साल में पैसा रिकवरी में मिल रहा है, प्रोजेक्ट ए में 4 साल में मिल रहा है, प्रोजेक्ट बी में हमें 5 साल लग रहे हैं, तो प्रोजेक्ट ए इज गुड टू इन्वेस्ट इन। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में जितने भी प्रॉफिट होंगे उनको एवरेज करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करा, और इन्वेस्टमेंट में 16 लाख है, लेकिन ईयर हमें बता नहीं रखे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए करी जा रही है। तो हम उसमें काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है 2 से डिवाइड करके निकालेंगे, जो कि हमारा 8 लाख आया। 56,000 डिवाइड बाई 8 लाख, 7% आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। टर्म्स लोन्स, आप टर्म्स लोन्स का सेशन देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।